हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का इस आधार एनसीईआरटी बैच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बेहतर प्रयास आप सभी लोगों के लिए संस्थान के द्वारा मेरे द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी परीक्षाओं की एक खास बात है कि आयोग के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से, इस लिहाज से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सारे के सारे सेगमेंट को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर करने का प्रयास करिए। संस्थान हमेशा इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध रहती है कि कैसे और किस तरीके से और किन किन प्रोग्राम के मदद से आपको लाभान्वित किया जा सके, और इसी मुहिम में हम ऐड कर रहे हैं एनसीईआरटी आधार बैच को। यह पूर्णतः यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा और कंप्लीट किया जाएगा। कल मैंने देखा कि वीडियोस में बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर ये रुकना नहीं चाहिए, ये मुहिम, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये मुहिम पूरा का पूरा सर कंप्लीट करवाइएगा। विश्वास मानकर चलिएगा, इसी इच्छा शक्ति की सहायता से हम इन सारी चीजों को लेकर के अब आगे बढ़ने चल रहे हैं एक मजबूत कदमों के साथ में। बस प्रॉपर तरीके से आप भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। कल की क्लास में कुछ डिस्टरबेंस था विजिबिलिटी को लेकर के, लेकिन आज उसको भी दूर कर लिया गया है। कहीं से किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आज क्लास नंबर 2 है। पहले क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ फूड को समझा, यानी कि भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, साथ ही साथ फाइबर और वाटर के विषय में जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाई गई थी कक्षा 6 क्लास 6 के बुक में, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसी में एक चैप्टर और देखने को आपको मिलेगा, तंतु से वस्त्र तक, यानी कि ये जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में तैयारी करते हैं तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, और पदार्थों का पृथक्करण, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन दोनों चैप्टर को आज टारगेट करके पूरा का पूरा चीजें जो है कंप्लीट में करा दूं। ध्यान से चीजों को समझना प्रारंभ करिएगा। उससे पहले मैं एक बेसिक जानकारी आपको मैं बता दूं कि बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं वो कहेंगे कि पीडीएफ कहां मिलेगा। तो ये पीडीएफ या बोर्ड मैटर जो है क्लास समाप्त होने के पश्चात जो है ये दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा का पूरा मैटर पढ़ाने के पश्चात उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आशा करूंगा दी गई जानकारी से आप अच्छे तरीके से अवगत हो गए होंगे। चलिए एक बार सभी लोग थम्स अप करके हमको सूचित कर दीजिए, मेरी विजिबिलिटी क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है। एक बार सभी लोग हमको बता दीजिए, उसके पश्चात मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं तंतु से वस्त्र तक की कहानी को, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक की कहानी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्या क्या इस चैप्टर में महत्वपूर्ण रहेगा, उन पॉइंट्स को मैं इत्मीनान के साथ में मैं लिखता भी चलूंगा, आगे बढ़ता भी चलूंगा। पहले चैप्टर की एक खास बात है कि इसमें यह बताया गया है कि हम जिस वस्त्र को पहनते हैं, हम जिन कपड़ों को पहनते हैं, उन कपड़ों की क्या खासियत होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि जिन कपड़ों को या जिन वस्त्रों को हम उपयोग में लाते हैं, वे कपड़े जो होते हैं कुछ तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके के रेशों से मिलकर के बनते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ प्राकृतिक रेशों से मिलकर के बनते हैं। सर ये रेशे क्या होते हैं हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं खूब अच्छे तरीके से। सबसे पहले एक शब्द से मैं आपका परिचय कराता हूं, और वो शब्द है तंतु यानी कि फाइबर। सवाल यह है कि ये फाइबर किसे कहते हैं, ये तंतु किसे कहते हैं। ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। आप किसी भी कपड़े से एक धागे को निकाल लीजिए, किसी भी वस्त्र से एक धागे को निकाल लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कोई वस्त्र है,
उस वस्त्र से आप क्या करिए, एक धागे को निकाल लीजिए, धागे को निकाल लीजिए। आपने निकाल लिया इत्मीनान से दिए गए चित्र की तरह। अब ये धागों को पकड़ करके आप थोड़ा सा मसल दीजिए तो आप पाएंगे कि ये धागे का जो अंतिम सिरा है वो बिखर जाता है। आप पाएंगे कि ये अंतिम सिरा बिखर जाता है, या आसान शब्दों में अगर मैं कहूं कि अगर इसको आप सुई में डालने का प्रयास करेंगे ना तो ये जाएगा नहीं। यही जो संरचना है इसी को तंतु कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फाइबर का नाम देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तंतु या इसी को हम फाइबर के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है, तागे या धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहां से आते हैं ये अगली स्लाइड में हमको पता चलेगा, लेकिन यहां पर मैंने आपके लिए आसान बनाने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा कि आप वस्त्र से क्या प्राप्त करते हैं, धागे प्राप्त करते हैं। वस्त्र से हमने एक धागा निकाला, उस धागे का जो कई छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उसको हम तंतु कहते हैं, फाइबर कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये फाइबर आता कहां से है। एक धागा तो हमको समझ में आ गया, तंतु भी समझ में आ गया, लेकिन ये तंतु प्राप्त कहां से होता है, ये फाइबर प्राप्त कहां से होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये फाइबर जो होता है, ये जो तंतु होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्राकृतिक तरीके से पाए जाते हैं और दूसरा जो होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के फाइबर होते हैं। ध्यान से एक एक करके सवाल बनेगा, यहां से कैसे सवाल बनेगा उस पर भी मैं बात करूंगा। बस एक एक चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दो तरीके के तंतु बनते हैं और इन्हीं तंतुओं से धागे बनते हैं और इन्हीं धागों के माध्यम से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो कौन कौन से प्राकृतिक ऐसे तंतु हैं, तो इसमें रुई जिसको आप कॉटन कहते हैं, कॉटन एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु होता है। जूट एक प्रकार का, याद रख लेना, प्राकृतिक तंतु होता है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु होता है जिसको आप सिल्क कहते हैं। तो ये जो सिल्क है या जूट है या कॉटन रुई है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। क्यों प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि या तो ये प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं या तो ये जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट या जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं को हम प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत रखते हैं, जबकि जिन तंतुओं को हम आर्टिफिशियल ढंग से बनाते हैं, निर्मित करते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हुआ, नायलॉन हुआ या एक्रिलिक हुआ। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, यही चीज यहां पर लिखा गया है। कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी या ऊनी, ये तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्योंकि ये पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं, जबकि ऊन और रेशम जो होते हैं ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एनिमल से प्राप्त होता है ऊन या रेशम। अभी मैं इसके विषय में और अधिक डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भेड़, बकरी, इससे ऊन को हम प्राप्त करते हैं, और खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी हम ऊन को प्राप्त करते हैं। रेशमी तंतु जो होता है ये रेशम कीट या कोकून से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि जो ऊन है, ऊन को तो आप खरगोश से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप बकरी से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भेड़ से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेशम निकलता है, इस रेशम को हम किससे प्राप्त करते हैं? रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। और ये रेशम कीट का एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है, याद रखना, कोकून से इसको प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर बात करूंगा कि रेशम जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आऊंगा रेशम के विषय में।
जहां से सवाल पूछा गया है, ठीक है, जहां से सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रुई पर, रुई के पश्चात हम रेशम पर बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे हैं तंतु जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उन पर एक एक करके हम आते हैं। सर बुक की पीडीएफ मिलेगी क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूं यही पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें जितनी भी बातों को मैं लिख रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट भी उसमें मेंशन रहेंगे। इस वजह से धैर्य के साथ में, इत्मीनान के साथ में आप सुनते चलिएगा, बहुत रिलैक्स होकर के। जितना रिलैक्स होके आप सुनेंगे मेरी बातों को, उतनी ही सहजता के साथ में आप चीजों को अपने मस्तिष्क में, अपने सेरिब्रम में सेव भी करते चलेंगे। कितना आसान है, सोच करके देखो कितना आसान है। अभी तक क्या आपको कोई समस्या हुई? आपने ये समझा कि ये वस्त्र में धागे होते हैं, धागों में तंतु होता है, तंतु जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक होता है, आर्टिफिशियल होता है। जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है उनको प्राकृतिक हम कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल तरीके से हमको मिलते हैं वो जो होगा वो संश्लेषित होते हैं। अब मैं एक एक करके कौन कौन प्राकृतिक हैं तंतु उन पर बात करने में चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले मैं बात करने चल रहा हूं रुई पर, यानी कि मैं बात करने चल रहा हूं कॉटन पर, कि ये कॉटन जो होता है ये कहां से प्राप्त किया जाता है। देखिएगा इसमें कितना आसान भाषा में लिखा गया है कि क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? आप कहेंगे कि हम सर रुई को उपयोग में लाते हैं। इसी रुई का उपयोग हम गद्दों में, रजाइयों में किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह रुई किससे प्राप्त किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है रुई कहां से आती है। अब यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा कि इसे खेतों में उगाया जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां पे मृदा कैसी होती है? काली होती है। आप देखिएगा आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कपास किस प्रकार की मिट्टी में उपजाए जाते हैं, तो ये काली मिट्टी में बनाए जाते हैं। और याद रखना इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसके लिए जलवायु उष्ण होनी चाहिए। उष्ण जलवायु में ही ये कपास उत्पन्न होते हैं और इन्हीं कपास से हम रुई को प्राप्त करते हैं। फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने कहा कि मृदा काली होनी चाहिए और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास कृषि की जाती है? यहां पे याद रखना एक बात और, कपास के फल से इसको प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? रुई को। तो अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी बातों को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो 3 पॉइंट आपसे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। पहली बात कि ये रुई कहां से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि ये रुई जो होता है ये कपास के पौधे से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, ये कपास के पौधे किस जलवायु में उगते हैं, तो ये उष्ण जलवायु में उगते हैं। ये किस मिट्टी में उगते हैं, तो ये काली मिट्टी में उगते हैं। और ये कपास पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, तो ये फल से प्राप्त किया जाता है, फलों से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अफीम को प्राप्त हम करते हैं फलों से। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। किसके विषय में? रुई के विषय में, कॉटन के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 की बुक में इतनी चीजें मेंशन की गई हैं जो आपकी परीक्षा में सवाल के रूप में पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब हम चलते हैं कहां पर? हम बात करेंगे रेशम पर, है ना। रेशम कहां से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है और कहां से सवाल बनते हैं, इन पर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेशम जो होता है वो प्राप्त किया जाता है रेशम के कीट से। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कीड़े कैसे दिखते हैं। ये जो रेशम के कीट होते हैं इनको कैटरपिलर कहा जाता है। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम कैटरपिलर के नाम से संबोधित करते हैं, कैटरपिलर। और याद रखना, अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर
मैं चीजों को बताने का प्रयास करूं तो इस रेशम कीट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बॉम्बैक्स। ये सवाल आपसे पूछा गया है। उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बॉम्बैक्स मोरी, इसका पूरा नाम होता है। तो बॉम्बैक्स मोरी या रेशम कीट या कैटरपिलर का जो प्यूपा अवस्था होता है, इसी प्यूपा अवस्था से कोकून प्राप्त किया जाता है और यही कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशम को प्राप्त करते हैं। तो सवाल आपसे या तो पूछा जाएगा कि ये रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम। रेशम कीट या बॉम्बैक्स कीट से प्राप्त किया जाता है क्या? रेशम। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब रेशम के विषय में कुछ और जानकारियों को यहां पर मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विश्व में रेशम का प्रचलन कहां से हुआ? विश्व में रेशम का प्रचलन चीन से प्रारंभ हुआ, याद रखना। भारत में रेशम की कितनी प्रजातियां हैं? भारत में रेशम की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पांचों की पांचों प्रजातियां भारत में जो होती हैं ये पाई जाती हैं। इनमें से मलबरी भी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, ईरी है और मूंगा है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यह भारत जो होता है यह एकमात्र ऐसा देश है जो 5 प्रकार के रेशम को उत्पादित करता है। सोच करके देखिए, ये रेशम जो होता है, जो जिसको हम सिल्क कहते हैं, जो हमारे बदन पर वस्त्र के रूप में दिखाई देता है, वो एक कीट से प्राप्त किया जाता है और कीट के कोकून के हिस्से से प्राप्त किया जाता है। इसको याद रखना है। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान, ये बहरामपुर कहां है? जो है पंजिम में है, यानी कि बंगाल में स्थापित किया गया है, याद रखना। और यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, भारत में सबसे अधिक सहस्तूत रेशम कीट जो होते हैं, जो अभी पीछे मैंने नाम बताया, बॉम्बैक्स मोरी कीट से ये प्राप्त किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा सर, ये कीट पाए कहां पे जाते हैं? ये भी एक जानकारी याद रखना। ये कीट पाए जाते हैं सहतूत के पेड़ पर। कहां पर पाए जाते हैं? सहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। यह भी जानकारी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि सहतूत के पत्तों को खा करके ये बॉम्बैक्स मोरी कीट जो होता है ये रेशम को क्या करता है? उत्पादित करता है। आशा करूंगा इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। रेशम कीट रेशम कैसे बनता है यहां पर लिखा गया है। क्या आप जानते हैं रेशम कीट केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहता है और इसी में वो पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को क्या करता है? संपादित करता है। तो 2-3 बातें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने कॉटन को समझा कि ये कॉटन जो होता है ये कहां से प्राप्त किया जाता है? कपास के पौधे से। कपास का पौधा काली मिट्टी में उपजाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसको चाहिए और मैंने आपको बताया कि ये फल से प्राप्त किया जाता है। जबकि रेशम के विषय में आपने ये समझ लिया कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है जूट, जिसको आप पटसन कहते हैं। पटसन, इस पौधे को आपने जरूर देखा होगा, है ना। हम लोग गांव में रहते थे तो इसको हम लोग सनई कहते थे, है ना। क्या कहते थे? इसको सनई कहते थे, सनई। तो ये जूट जो होता है कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको अब समझने की कोशिश हम करते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, याद रखना, ये पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। लीजिए, सवाल मिल गया आपके लिए। ये किससे प्राप्त किया जाता है? यह इस प्लांट के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में ये जो प्लांट होता है यह वर्षा ऋतु में इसकी जो है खेती की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि जब इसमें फूल आ जाता है तब जाकर इसकी कटाई होती है और उसके पश्चात इनके तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यह प्रोसेस आपने गांव में देखा होगा। इस पौधे में जब फूल लगता है
तो इसको क्या करते हैं, इसको पानी में डुबो देंगे और पानी में डुबोने के पश्चात क्या होता है, वो पूरा का पूरा तना गल जाता है और गलने के पश्चात ही इससे हम क्या करते हैं, एक एक धागे को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये तो आप सभी लोगों ने बहुत आसानी के साथ में समझा होगा और खूब अच्छे तरीके से आप विजुलाइज भी कर पा रहे होंगे कि कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। देखो, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ढेर सारी इरिलेवेंट चीजें भी दी गई हैं जो आपको पढ़ना नहीं, उनको स्किप करना है। कक्षा 6 में बहुत ढेर सारी चीजें इरिलेवेंट दी गई हैं, लेकिन एक जो फ्रेशर विद्यार्थी होता है ना, उसको अपने काम की चीजों को वो नहीं निकाल पाता है। तो मेरे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है। लगभग मैं 3 से 4 घंटे तक इस पर कार्य किया हूं, इसके पश्चात आपके समक्ष में प्रेजेंट हो रहा हूं। मेरा यह प्रयास है कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी को मैं कॉम्पिटेटिव अप्रोच के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2-3 चीजों को आपने खूब अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। आशा करूंगा चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करो। 1-2-3 चीजों को आपकी पॉइंट्स के रूप में लिख लेना। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो पश्मीना होता है, पश्मीना है ना, एक ऊन होता है पश्मीना और एक होता है अंगोरा। अंगोरा आपको बताना है, ये सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि ये जो पश्मीना होता है, ये पश्मीना किससे प्राप्त किया जाता है। तो पश्मीना जो होता है, याद रखना, ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। बकरी, पश्मीना जो है ये ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है, जबकि अंगोरा जो होता है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। पश्मीना जो है ये बकरी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक जनजाति पाई जाती है लद्दाख में, उस जनजाति का नाम होता है चांगपा। उस जनजाति का नाम क्या होता है, चांगपा। ये जनजाति कहां पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लद्दाख में। लद्दाख में पाई जाने वाली जो चांगपा जनजाति होती है, उनके पास में एक बकरी होती है, उससे ये पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। जबकि खरगोश से क्या प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा। इस बात को याद रखना। एक चीज और मैं जरा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है यहां पर, और वो ये है, लास्ट के पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बार सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया है कि रेशम का धागा प्रोटीन होता है। ये देखो, रेशम जो है वो क्या है, वो प्रोटीन है, लेकिन कपास और जूट क्या होता है, ये सेलुलोज होता है। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो इसको मैं यूपीपीसीएस के प्रैक्टिस सेशन में लेता हूं कि कपास क्या है, रेशम क्या है। निश्चित रूप से आपने भी सॉल्व किया होगा कि रेशम क्या है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्लास 6 के बुक में है। कितने मजे की बात है। और ये जो कपास और जूट है, ये एक प्रकार का सेलुलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। इसको आपको याद रख लेना है कि रेशम प्रोटीन है, जबकि जूट और कपास जो होता है यह एक प्रकार का सेलुलोज से निर्मित होता है। सेलुलोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह सेलुलोज ही है जो कि सेल वॉल के निर्माण में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं जितेंद्र चौरसिया जी, आइए। तो ये यहां पर चीजों को समझ में आपको आ गया होगा। सारांश क्या है, सारांश को देख लेते हैं। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारांश को समझ लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती होता है, रेशमी होता है, ऊनी होता है, पॉलिएस्टर होता है, ठीक है। वस्त्र धागों से मिलकर बनता है या तांगों से मिलकर बनता है, और ये तागों से मिलकर बनता है जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यानी कि इन्हें फाइबर से मिलकर बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट ये प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन,
पॉलिएस्टर, ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल या संश्लिष्ट जो है ये तंतु के उदाहरण होते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है ना, कताई कहा जाता है, यह भी बात याद रख लेना। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है, ये आपको नहीं ध्यान में रखना है ना। अब यहां पर हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। आशा करूंगा कि पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सभी लोग हमको बताने का प्रयास करें, कोई समस्या की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी पीछे जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया कि रेशम कैसे प्राप्त होता है, जूट कहां से प्राप्त होता है, रुई कहां से प्राप्त होता है, कौन आर्टिफिशियल है कौन प्राकृतिक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बस एकदम रिलैक्स होके पढ़ते चलिएगा, विश्वास मान के चलिएगा, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर दोबारा आपको एनसीईआरटी कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी तरीके से आप चीजों को लेकर के आगे बढ़िए। चलिए, हाँ पीआरटी के लिए भी है सुरेखा यादव जी, पीआरटी के लिए भी है। अब अगला जो चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन करना है आपको पदार्थों को। जैसे इसमें जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि एक टोकरी है और उस टोकरी में आम है और अमरूद है, और आपसे कहा जाए भाई आम को अलग करो अमरूद को अलग करो, तो आप बड़े आसानी से एक काम कर लोगे, क्योंकि वो उनका आकार बड़ा बड़ा होता है, आप आसानी से उसको सेपरेट कर लोगे। लेकिन जब ये पदार्थ अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं तो इनका सेपरेशन कठिन हो जाता है, इनका पृथक्करण जो होता है वो कठिन हो जाता है, और इसके लिए हमें अनेक प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग पदार्थों को पृथक्करण के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां, अलग अलग प्रकार के मेथड जो होते हैं हमको अपनाने पड़ते हैं। जैसे अभी इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे, यहां पर लिखा गया है ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिश्रण को पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय आप बनाते हैं तो चाय की पत्तियों को आप अलग करते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ छलनी, छलनी की सहायता से आप क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। अब पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं, उन्हीं विधियों पर इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है, बताया गया है, और इन सारे शब्दों से आप पहले से परिचित हैं, विश्वास मान के चलिएगा। लेकिन जब सवाल आएगा ना तो घूम जाएंगे, ये भी याद रख लीजिएगा। पहला जो विधि मैं चर्चा करने चल रहा हूं वो है हस्त चयन, इसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग सर कौन सी विधि होती है? अरे हैंड पिकिंग का मतलब होता है भैया हैंड से पिक करना, और कुछ भी नहीं है। हस्त चयन का मतलब क्या होता है? चावल में कड़ आ गया है, मम्मी बैठी हुई हैं, आराम से एक एक करके दाना क्या क्या कर रही हैं, हटा रही हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हस्त चयन कहते हैं। आसान सी बात से आपने समझ लिया होगा। अब देखो ये सवाल आप सभी लोगों ने, चलिए जितेंद्र चौरसिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब दूसरे स्टेप को देखते हैं, पृथक्करण की जो दूसरी विधि है आपने पढ़ा होगा जरूर, लेकिन आज मैं एक सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरी विधि है थ्रेसिंग, नाम जरूर आपने सुन रखा होगा, थ्रेसिंग। और ये इतना कॉमन शब्द है कि सभी लोगों ने लगभग सुना होगा थ्रेसिंग। लेकिन जब मैं ये पीडीएफ तैयार कर रहा था तो हमारे टेक्निकल टीम के हेड हैं आरिफ सर, वो कह रहे हैं कि सर थ्रेसिंग तो गेहूं के जो है गेहूं के फसल में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने कहा नहीं, थ्रेसिंग जो होता है न केवल गेहूं बल्कि गेहूं या चावल या धान या सरसों, इन सभी जगहों पे थ्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है थ्रेसिंग? थ्रेसिंग का मतलब समझो। थ्रेसिंग का मतलब होता है डंडियों से अनाज को पृथक करने की क्रिया जो होती है। आपने गेहूं का कटाई किया, अब गेहूं में बालियां लगी हुई हैं, या धान की आपने कटाई किया, धान में बालियां लगी हुई हैं। अब एक एक करके आप अलग अलग चावल को या धान को तो हाथों से हटा नहीं सकते, यानी कि हैंड पिकिंग विधि का इस्तेमाल तो आप नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? धान को पकड़ते हैं, ऐसे घुमा के पीटते हैं तख्त पे, यही तो करते हैं। तो यही जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है।
इसी को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। लेकिन हम थ्रेसर को समझते हैं तो कहते हैं अच्छा सर, थ्रेसर से ही हम गेहूं को क्या करते हैं? गेहूं को अलग करते हैं। याद रखना, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? डंडियों से, किसी भी डंडियों से अनाज, कोई भी डंडियों वाली फसल है उसके अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अगर सवाल यह दे दिया गया ना कि थ्रेसिंग प्रोसेस या थ्रेसिंग क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है गेहूं में, चावल में, सरसों में, तो निश्चित रूप से इससे पहले आप सभी लोग उत्तर करते कि केवल और केवल गेहूं में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गेहूं में ही वो कॉमन रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखना, गेहूं, चावल या सरसों तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। जब हाथ से न कर पाना मुश्किल हो तब हम क्या करते हैं? हम बैल का सहारा लेते हैं, बैल या जानवरों का सहारा लेते हैं। वो भी प्रोसेस अगर नहीं हो पाता है, अधिक मात्रा में गेहूं या चावल उपजा हुआ है, तब हम जाकर के थ्रेसर मशीन लाते हैं और इन्हीं थ्रेसर मशीनों की सहायता से हम क्या करते हैं? हम अनाजों को अलग करते हैं। तो आशा करूंगा आपको खूब अच्छे तरीके से यह समझ में आ गया होगा कि ये थ्रेसिंग प्रोसेस कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और क्या होता है। तो पहली विधि हमने क्या समझा? हैंड पिकिंग। दूसरा क्या हमने समझा? थ्रेसिंग। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है? निष्पावन। इसको बोलते हैं विनोइंग, है ना? विनोइंग। प्रधानी का जब चुनाव होता है तो बहुत ढेर सारे लोगों का एक चुनाव चिन्ह होता है, ओसता हुआ किसान। इसी को हम, देखो कितनी कॉमन चीज है, निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया। जब यह शब्द के रूप में आएगा सवाल में ना, तो फिर दिमाग चक्कर करेगा। निष्पावन का प्रयोग आप तभी करेंगे जब मिश्रण में एक क्या हो? एक भारी हो और दूसरा क्या हो? हल्का हो। जैसे कि जब सरसों में कई ढेर सारे कण आ जाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया से याद है कि पंखा चलाया जाता था और एक कोई क्या करता था? सरसों को ऐसे गिराता था पंखे के सामने से। अब जब हवा तेज चलती थी तो क्या होता था? जो हल्का था वो उड़कर दूर चला जाता था और जो भारी था वो नीचे बैठ जाता, नीचे, है ना? तो याद रखना, यही प्रोसेस क्या होता है? निष्पावन। इसी को शब्द के रूप में लिखा है कि पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने की जो क्रिया होती है, इसी को हम विनोइंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम निष्पावन कहते हैं। तो आशा करूंगा निष्पावन आपको समझ में आ गया होगा। निष्पावन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब एक भारी हो, एक हल्का हो। ठीक है। आप थ्रेसिंग का इस्तेमाल गेहूं, चावल, सरसों के लिए करते हैं जब डंडियों में अनाज हो, उस अनाज को अलग करने का यह प्रोसेस है। आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अगला है चालन, है ना? ये तो आप सभी लोग डेली करते होंगे। एक विद्यार्थी जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रोसेस यानी कि सीविंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करता है? आराम से सीविंग प्रोसेस को समझ लीजिए। आटा आप लेकर के आते हैं, चलनी में रखते हैं, चालते हैं। यही प्रोसेस जो कहलाता है, चालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसी को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग का प्रोसेस केवल यहीं तक इस्तेमाल नहीं होता है, यहीं पर इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यहां पे देखो विनोइंग की डिफिनीशन क्या दिया गया है। मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर हो। अमापों में अंतर होने का मतलब क्या है? अमापों में अंतर का मतलब है उनकी साइज में अंतर हो। जब साइज में अंतर होता है तब जाकर के हम चालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार घर बनते समय जो बालू, मोरंग या गिट्टी को अलग अलग किया जाता है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करूंगा ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये तीन शब्द, वो तो पीछे जो आपने पढ़ा है ये तो बड़े कॉमन से शब्द थे, लेकिन अब ये जो तीन शब्द आप पढ़ने चल रहे हैं, यहां से सवाल बनता है। ठीक है। तो एक एक करके सवाल पे आते हैं। एक शब्द होता है कौन सा? अवसादन। एक शब्द कौन सा है? निस्तारण। और तीसरा कौन है? निस्यंदन। सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तीन शब्द को आप समझिएगा। जब सवाल कूट बना करके पूछता है ना, तो ऐसे ही सवाल बनता है। तो एक एक करके पहले एक एक शब्द को आराम से क्लियर करते हैं। अवसादन क्या होता है? अवसादन क्या होता है? इस ग्लास में क्या है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, हमने इसमें मिट्टी डाल दिया या रेत डाल दिया,
तो मिट्टी या रेत डालने पर वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों नीचे बैठ जाएगा? क्योंकि वो भारी है। तो वो जो नीचे बैठ गया है, रेत को हमने डाला, रेत नीचे बैठ गया है, ये क्या है, ये क्या हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये अवसादन हुआ। ये क्या हुआ? ये अवसादन हुआ। इस अवसादन की सहायता से भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। हां बिल्कुल आलोक भाटी जी, सभी विषयों का पढ़ाया जाएगा आलोक जी। अब ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो। जैसे आप क्या करो, आप जाओ तालाब से गंदा पानी लेकर के आओ और ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास पे इसको रख दो और इसको आप ऐसे छोड़ दो। कुछ देर के पश्चात आप देखोगे ना कि जो भारी रहेंगे वो क्या होंगे, नीचे चले आएंगे। तो ये जो नीचे बैठे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? जो भारी बैठ गए हैं नीचे, इसी को हम क्या कहते हैं? अवसादन। अवसादन समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से आपको। चलो दूसरी बात समझो। दूसरा है निस्तारण। दूसरा शब्द है निस्तारण। अभी मैं लास्ट में जैसे ही ये लेक्चर ओवर होगा मैं सारे के सारे शब्दों का रिवीजन कराऊंगा, तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा है निस्तारण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ये अवसादन, ये निस्तारण क्या होता है? निस्तारण का मतलब ये हुआ कि भाई हमने रेत डाला था, अब रेत नीचे बैठ गया है, अब आराम से जो पानी है साफ, इसको क्या करो, उड़ेल दो दूसरे पात्र में। जो साफ पानी बचा हुआ है, नहीं मतलब समझे, रेत को हमने डाला, रेत नीचे बैठ गया है, अब बिना हिलाए अब पानी को क्या कर दो, पानी को गिराओ, तो साफ पानी जो आ जाता है दूसरे बर्तन में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम निस्तारण कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमने पानी को रखा, पानी के कुछ कण होंगे नीचे बैठ जाएंगे। अब जो पानी को हमने दूसरे पात्र में उड़ेल दिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं निस्तारण। अब तीसरी बात समझिएगा, तीसरा है फिल्ट्रेशन। तो क्या निस्तारण के पश्चात सारे के सारे रेत के कण या मिट्टी के कण बाहर चले जाएंगे? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, हमको निस्यंदन करना पड़ेगा। निस्यंदन करने के लिए हमें छननी का सहायता लेना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को आप चाय पीते हैं सभी लोग ना, चाय जो होता है, चाय में आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। तीनों शब्द को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बाबू जरा चाय बनाकर मेरे लिए लेके आओ, तो आप क्या करोगे? चाय को बनाओगे। अब चाय को बनाओगे तो मैं कहूंगा भाई चाय को लेकर के आएंगे तो चाय पत्ती को अलग करेंगे ना। तो मान लीजिए छननी जो है गायब हो गई, उस समय आप चाय को छान नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ देर के लिए चाय को ऐसे रख दो, तो जो चाय की पत्ती है वो कहां चली जाएगी? नीचे, यानी कि उसका अवसादन हो गया। क्लियर पॉइंट? उसका क्या हो गया? उसका अवसादन हो गया। अब आपने गुरुजी के लिए बड़े ही सावधानी से जो ऊपर था आराम से उड़ेल दिया दूसरे कप में, यानी कि आपने क्या किया? आपने निस्तारण किया। तब तक छन्नी मिल गई। अब आपने छन्नी लगाया और उसका क्या कर दिया? उसका निस्यंदन कर दिया, यानी कि उसका फिल्ट्रेशन कर दिया। तो ये तीन शब्द जो है आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। अगला शब्द है वाष्पन, यानी कि इवापोरेशन। इवापोरेशन 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 को खूब अच्छे तरीके से, हाँ, कपड़े से भी छान सकते हैं अवनीश जी, बिल्कुल कपड़े से भी छान सकते हैं। अगला शब्द है इवापोरेशन। इवापोरेशन को पहले खूब अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो कि इवापोरेशन होता क्या है। मैं इसको एकदम अलग स्लाइड पर ही लेके चल रहा हूं ताकि मैं खूब अच्छे ढंग से आपको समझा सकूं। एक शब्द तो होता है इवापोरेशन, ध्यान दो। एक शब्द क्या होता है? एक शब्द होता है इवापोरेशन, एक शब्द होता है इवापोरेशन, और एक शब्द होता है वेपोराइजेशन। एक शब्द होता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, है ना। अब याद रखो ये दोनों में अंतर होता है, इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पहले इसको खूब अच्छे तरीके से समझो। ये जो इवापोरेशन होता है, ये जो इवापोरेशन होता है, इस इवापोरेशन की सबसे खास बात ये होती है, इस इवापोरेशन की सबसे खास बात होती है कि ये जब भी होगा इवापोरेशन, इवापोरेशन की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना,
ये इवापोरेशन जब भी होगा, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा याद रखना, ये सभी तापमानों पर होगा, सभी तापमानों पर होगा। मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सभी तापमान, सभी बढ़ते हुए तापमान, सभी बढ़ते हुए तापमान, अच्छे से समझ लीजिए, सभी बढ़ते हुए तापमान पर, सभी बढ़ते हुए तापमान पर क्या होगा? इवापोरेशन होगा। लेकिन ये जो वेपोराइजेशन होता है, ये जो वेपोराइजेशन होता है, याद रख लेना, ये वेपोराइजेशन जो है, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा ये निश्चित तापमान पर होता है, ये निश्चित तापमान पर होता है, ये सर्टेन तापमान पर होता है, निश्चित तापमान पर ये होता है, निश्चित तापमान पर। सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी हमने समझाया ही नहीं है, समझो इसको। जैसे पानी को जब आप गर्म करना शुरू करते हो, तो पानी जो उबलता है, उबलना बॉईल करना, तो ये पानी का जो उबलना होता है, उबलना जिसको आप कहते हैं, यही उबलना जो होता है वो निश्चित तापमान पे ही होगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो सकता है, वो 99 पे नहीं होगा, वो 80 पे नहीं होगा, वो 85 पे नहीं होगा। वो जब भी होगा वो निश्चित तापमान उसके लिए चाहिए। पानी के लिए 100 है तो है, वो 99 नहीं हो सकता। तो ये उबलना जिसको आप कहते हो, वो वेपोराइजेशन होता है। वो क्या होता है? वो वेपोराइजेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन जो होता है वो सभी बढ़ते हुए तापमान पे होता है। यानी कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर इस समय 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा ना 26 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा ना 27 डिग्री सेल्सियस, तब भी ये इवापोरेशन होगा। और इन दोनों की खास बात क्या है? इन दोनों की खास बात यह है कि इन दोनों में कोई लिक्विड यानी कि कोई द्रव जो होता है, वो द्रव किस में बदलता है? द्रव जो है वाष्प में बदलता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में, इन दोनों प्रक्रियाओं में कोई द्रव जो होता है वो वाष्प में बदलता है। इसी वजह से ये सूक्ष्म अंतर लोगों को पता नहीं होता है। किसी द्रव का वाष्प में बदल जाना, ये इवापोरेशन भी है, ये वेपोराइजेशन भी है। लेकिन याद रख लेना, ये निश्चित तापमान पे होता है और ये सभी बढ़ते हुए तापमान पे होता है। चलो जरा मैं एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। ये बताओ, आपका कपड़ा धुलते हैं, आप कपड़ा और कपड़े को फैलाते हैं, कपड़ा सूख जाता है। अब ये बताओ, कपड़ा जो सूखता है वो किस क्रिया के द्वारा सूखता है? वो इवापोरेशन के द्वारा या वेपोराइजेशन के द्वारा? किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर इसके द्वारा, ये बढ़ते हुए तापमान पे। क्योंकि अगर ये वेपोराइजेशन के द्वारा होता तो याद रख लेना, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता, कपड़ा हमारा जल जाता, पसीना हमारा सूखता है, किसके द्वारा? ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यही चीज यहां पर लिखा गया है। अब आते हैं यहां पे वाष्प पर। इवापोरेशन क्या होता है? जब आप पानी को क्या करते हैं, पानी में जैसे नमक आपने डाल दिया, पानी में आपने क्या कर दिया? नमक डाल दिया। अब आपको पानी है, ये पानी है और ये नमक है, पानी है और नमक है। मान लीजिए नमक अधिक मात्रा में है। अब आपको क्या करना है? आपको पानी से नमक को अलग करना है। आप कौन सी विधि अपनाओगे? वाष्पन। वाष्पन आप करोगे तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे भाप बन के क्या होगा? उड़ जाएगा और नमक बचा रहेगा। तो नमक को हमने क्या कर लिया? नमक को हमने अलग कर लिया। ठीक है, नमक को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मटके में पानी का ठंडा होना, बिल्कुल। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं क्या होता है वाष्पन। एक केतली से जब भाप निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कि कोई द्रव जो है वो भाप में बदल रहा है। इसको ठंडा कर लीजिए अगर, इसको ठंडा कर लीजिए अगर, तो इसी प्रोसेस को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसन कहते हैं। तो संघनन क्या होता है? आपको दो चीजें मिल गई। क्या? ध्यान दीजिएगा, क्या मिला आपको? आपको यह मिला कि किसी द्रव से वाष्प में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ये परिवर्तन वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। लेकिन किसी वाष्प से द्रव को प्राप्त करना, ये संघनन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है। ये कंडेंसन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है।
संघनन के द्वारा ही बारिश होती है, इस बात को याद रखना। संघनन के द्वारा ही क्या होती है? बारिश होती है। बारिश, ये सवाल पूछा गया है कि ये बरसात जो होती है किस विधि के द्वारा होती है, तो ये कंडेंसन के द्वारा होती है। बारिश जो होती है इसी कंडेंसन के द्वारा जो होती है ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक और टॉपिक दिया गया है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? यानी कि पानी में किसी चीज को अगर हम घोलना चाहें तो कितना हम घोल सकते हैं, है ना? कितना हम घोल सकते हैं, यही इसमें दिया गया है। तो इसमें यह है कि कई पदार्थों जल में घुल करके विलयन बनाते हैं। यानी कि यहां पे समझने का वाला पॉइंट यह है कि अगर ये पानी है, पानी में अगर हमने कुछ घोल दिया, यानी जिसे हमने घोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो जब हम घोलते हैं तो क्या तैयार होता है? तो पानी का विलयन तैयार होता है। पानी का क्या तैयार होता है? विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। तो यही कहा गया है कि हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा को निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? बताओ भाई। मान लो आपने पानी एक गिलास में भर लिया, अब उसमें आप नमक डालना शुरू किए। नमक डालते गए, पहले 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच। अच्छा, कंडेंसन समझ में नहीं आया मोटिवेशनल जी? अभी मैं आऊंगा फिर समझा दूंगा, ठीक है? पहले जो मैं समझा रहा हूं समझो। इस गिलास में पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो नमक जो है कितना घुल सकता है? चाहे जितना नमक आप डालेंगे, घुलेगा क्या उसमें? नहीं। एक निश्चित सीमा के पश्चात नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा। और अगर पानी में कोई चीज घुलना बंद हो गया तो ऐसे ही विलयन को क्या कहते हैं? ऐसे ही विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। लिखा गया है क्या? एक बीकर में 1 चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। अब यहां पर लिखा गया है कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाएंगे कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हां, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इसमें जल अधिक मात्रा में नहीं घुल सकता। और जब नमक जल में नहीं घुल सकता तो ऐसे को ही हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा सवाल जो निकल करके आया कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन तब कहेंगे जब कोई विलेय घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। चीनी को हम घोल रहे थे, अब वो घुलना बंद हो गया। कितना चीनी घोलेगा भाई, है ना? बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? संतृप्त, है ना? आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अगर आप खाना खा लिए हैं पेट भर के और फिर आपसे कोई कहे कि भाई खाना खा लो, तो आप कहोगे नहीं भाई, अब मैं सैचुरेट हो चुका हूं, अब मैं संतृप्त हो चुका हूं, है ना? अब मैं और नहीं ग्रहण कर सकता हूं। तो बाहर से किसी भी चीज को और न ग्रहण कर पाना, इसी को हम क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। तो सारांश क्या है? सारांश देख लो, हस्तचयन। और अगर मैंने ईमानदारी से लगभग 50 मिनट पढ़ाया है तो अब याद रखना यार, इन सारे के सारे शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? मतलब समझ में आना चाहिए। देखो क्या क्या है। हस्तचयन का मतलब क्या होता है? हैंड पिकिंग, मतलब वही कंकड़ को निकालना चावल से, हैंड पिकिंग। निष्पावन क्या होता है? जब आकार कोई छोटा कोई बड़ा हो तो हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से अलग करना। चालन क्या होता है? चालन मैंने बताया है, वही आटे से भूसी को अलग करना। अवसादन क्या होता है? रेत को आपने पानी में डाला, नीचे बैठ गया, अवसादन होता है। निस्तारण क्या होता है? निस्तारण क्या होता है? बोलो, निस्तारण क्या होता है? इसी अवसादन के पश्चात पानी को अलग करना निस्तारण होता है। निस्यंदन क्या होता है? छान लेना, उसको हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ क्या है? विधियां हैं, ठीक है? यहां पर देखो, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन के द्वारा पृथक किया जाता है। ये तो आपने पढ़ ही लिया, है ना? कि अनाज से भूसा को या पत्थरों को इसी चयन के द्वारा क्या करते हैं? हम अलग करते हैं।
भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक भी ऐसा बिंदु नहीं है, मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है, बहुत आसान बना दिया, ये सारी की चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले हुए ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर द्रव में कोई ठोस घुला हुआ है तो वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। एक बात, हाँ बिल्कुल, चोकर को ये वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ही नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार करते हैं, नमक बनाया जाता है ना। आप कहेंगे सर नमक कैसी वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? अरे भाई, समुद्र में, समुद्री जलों में क्या पाई जाती है? लवणता, यानी कि उसी में नमक है। अब उन समुद्री जलों को क्या किया जाता है? बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा कर लिया गया। अब जब धूप आती है तो वाष्पन होगा तो पानी क्या होता है? उड़ जाता है, और नमक क्या रहेगा? नीचे रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वाष्पन। ठीक है, अब देखो सवालों का पैटर्न बदल देगा। एनसीईआरटी के अगर मर्म को समझ गए ना बस, तो कल्याण हो जाएगा अगर इसके मर्म को आपने समझ लिया तो। ठीक है, जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके उस पदार्थ को, उसे क्या हम कहते हैं? संतृप्त विलयन। यही तो पीछे मैंने बताया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों को विभिन्न मात्राओं में घोलता है। ठीक, अच्छी बात है। तो आज के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? आज हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, हस्तचयन, संघनन, विलयन, संतृप्त विलयन, थ्रेसिंग, निस्तावन। कोई ये कह रहा था सर हमको संघनन नहीं समझ में आया। तो संघनन का सिंपल सा मतलब ये होता है भाई, संघनन का सिंपल सा मतलब होता है किसी वाष्प का क्या होना, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को कंडेंसन कहते हैं, या इसी को हम संघनन कहते हैं। संघनन याद रखना, इसी के द्वारा बारिश होती है। आशा करूंगा कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो 2 लेक्चर की मदद से हमने लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 2 लेक्चर में मैं क्लास 6th को कंप्लीट कर दूंगा। इसी तरीके से 7th, 8th, 9th ऐसे मैं लेकर चलूंगा। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो समाप्त होने के पश्चात जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से किया करिए, क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत कर रहा हूं। और पूरे YouTube को खंगाल कर आप देखिएगा। आपको एनसीईआरटी तो पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास है और बेहतर से बेहतर इन सारी चीजों को बनाने का। तो कमेंट्स बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। और डेली, अगर आपने, बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए, क्लास नहीं रुकेगी, लेकिन डेली मुझे वो 5 बजे वो उत्साह दिखना चाहिए कि आप हर एक काम को छोड़ करके इस क्लास के साथ में बने रहें। मिलूंगा कल और नए तथ्यों के साथ में, और कल बायोलॉजी का पोर्शन है ना, मानव में गतियां किस किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की चीजों को हम समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।